पूछना क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। सो आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेपिन एंजाइम हम लोगों को पूरा एमएचसी का 2 फ्रैगमेंट मिला था। एक फ्रैगमेंट था जो कि अल्फा और बीटा माइक्रोग्लोबुलिन कंटेनिंग था, और एक फ्रैगमेंट था जो प्रॉक्सिमल रेसिडुअल टू ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन में पाए जा रहे थे। ठीक है, जिसके बारे में हम बताया कि 30 एमिनो एसिड्स जो थे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स जो कि साइटोसोल्स वगैरह में पाए जा रहे थे, जबकि कुछ रीजन्स जो ऐसे थे जो हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स के कंटेनिंग थे, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड कंटेनिंग थे, जो ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन में पाए जा रहे थे ताकि मेम्ब्रेन में उसको आसानी से इम्बेड किया जा सके। ये जो प्रोटीन जो बाहर में निकला था उसमें से मेम्ब्रेन डिस्टल अल्फा एंड अल्फा 2 प्रोटीन, अगर इस प्रोटीन का स्टडी किया गया तो हम लोगों को पता चला कि अल्फा 1 और अल्फा 2 प्रोटीन्स जो थे वो मेम्ब्रेन डिस्टल पोजीशन पे थे। मेम्ब्रेन डिस्टल कहने का मतलब जो मेम्ब्रेन से डिस्टेंस पे आपके पाए जा रहे थे, जबकि दो प्रोटीन ऐसे हैं जो अल्फा 3 और बीटा माइक्रोग्लोबुलिन थे, वो मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल थे, अल्फा 3 और बीटा 2 जो थे। ये प्रॉक्सिमल कहने का मतलब क्या है, द प्रोटीन विच आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, उसको प्रॉक्सिमल बोल रहे हैं। और मेम्ब्रेन विच आर ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द प्रोटीन विच आर ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द मेम्ब्रेन, उसको हम लोग डिस्टल्स बोल रहे थे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो ये पूरा का पूरा एमएचसी मॉलिक्यूल्स के स्टडी के लिए था कि किस तरीके से हम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करके और बाकी प्रोटीन और पेप्टाइड्स का स्टडी करके हम लोग डोमेन्स का नाम और उसके पोजीशन को एग्जैक्टली पता कर सकते थे कि ये कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग, दैट इज डोमेन ऑफ क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल। तो इन डोमेन्स का काम क्या होता है, जब आप इन डोमेन को देखेंगे तो अल्फा और अल्फा 1 और अल्फा 2 डोमेन्स जो है, यहाँ पे अल्फा 2 है, दे आर द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट दैट कैन बाइंड टू अ पेप्टाइड ऑफ 8 to 10 एमिनो एसिड्स। तो जो भी एंटीजेन है जिनको क्लास 1 एमएचसी से डिनोट होना है या एक्सप्रेस होना है टी हेल्पर सेल्स के लिए, सॉरी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के लिए या टी लिम्फोसाइट के लिए कहो ज्यादा बेटर होगा, कि जो भी आपके टी लिम्फोसाइट को एक्सप्रेस होना है जिस किसी भी एंटीजन को, वो क्या करते थे कि वो क्लास 1 के अल्फा और अल्फा 1 और अल्फा 2 क्लेफ्ट जो है, जो भी अगर स्ट्रक्चर है अगर आप इंटैक्ट ड्रॉ कीजिएगा, ये मेम्ब्रेन है, ये अल्फा 3 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है, और ये बीटा माइक्रोग्लोबुलिन है जो नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 ही है जो एंटीजन से बाइंड करने का काम करता है। समझ में आएगा? यस सर। ठीक है, और एंटीजन जो भी एंटीजन होंगे उसमें 8 से 10 एमिनो एसिड रेसिड्यूज जो होंगे वो उससे बाइंड करने का काम करेंगे। जो भी एंटीजन होंगे उसके 8 से 10 एमिनो एसिड से ये बाइंड करने का काम करते हैं। जबकि अल्फा 3 डोमेन जो होते हैं, दे आर हाईली कंजर्व एंड कंटेन अ सीक्वेंस फॉर द इंटरेक्शन विद द CD8 फॉर द टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो अल्फा 3 जो होते हैं वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपके कौन से प्रोटीन्स थे रिसेप्टर पे, कौन से प्रोटीन थे रिसेप्टर पे इसके, दैट इज CD8। हाँ या ना? यस सर। बताए थे ना कि टी हेल्पर सेल पे CD4 होता है, ठीक है, टी साइटोटॉक्सिक पे CD8 होते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यस सर। जैसे ही MHC मॉलिक्यूल एंटीजन से अटैच करता है, ये CD8 से इंटरेक्ट करने का, अल्फा 3 CD8 से इंटरेक्ट करने का काम करते हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट और डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 का क्या काम है, एंटीजन से बाइंड करना 8 से 10 एमिनो एसिड के। अल्फा 3 का काम होता है CD8 से इंटरेक्ट करके उसको एक्टिवेट करना। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, सबसे सारे डोमेन्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें, लेकिन B2 का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है कि इंटरेक्शन ऑफ B2 डोमेन, क्योंकि यही इसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ B2 डोमेन विद द अल्फा डोमेन फॉर अ फंक्शनल MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल क्या है कि अगर B2 डोमेन, अगर आप अल्फा डोमेन में से अल्फा डोमेन अल्फा 1 अल्फा 2 सॉरी अल्फा 2 अल्फा 3 में से किसी भी मेथड से या इन्फेक्शन या म्यूटेशन से अगर B2 डोमेन आपका काम करना बंद कर देगा तो MHC क्लास 1 का एक्सप्रेशन और फंक्शन होना ही बंद हो जाते हैं। विदाउट B2 डोमेन नो एक्सप्रेशन ऑफ MHC क्लास 1। यानी कि आपने 3 डोमेन का फंक्शन पढ़ा, लेकिन अगर B2 डोमेन आपका अवेलेबल नहीं है
तो ये आपका एमएचसी प्रॉपरली काम करना बंद कर देगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन याद आ जाएगा। Yes, sir. किसी भी एक फंक्शनल प्रोटीन को एक्वायर करने में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का रोल होता है, जिसमें एक से ज्यादा पेप्टाइड्स जब तक नहीं अटैच करेंगे तब तक वो एक फंक्शनल प्रोटीन के तौर पे काम नहीं करते हैं, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज हो, चाहे वो एमएचसी मॉलिक्यूल हो। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, उसमें क्या है कि एग्जांपल दिया गया है कि दाउडी ट्यूमर सेल्स होते हैं जो कि आपके B2 डोमेन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इसके चलते वो जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं उनके ऊपर में कोई भी क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन नहीं होगा। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ द केसेस, वन ऑफ द केसेस which does not produce या which do not produce the beta 2 domain of your MHC class 1. that is why जो class 1 MHC molecules हैं वो डिवाइड हो जाते हैं डाउडी ट्यूमर्स पे, और यही एक सिग्नल का काम करता है कि कोई भी नॉर्मल सेल अब डाउडी ट्यूमर पे डेवलप कर चुका है, क्योंकि उसके ऊपर में क्लास 1 MHC नहीं पाए जा रहे हैं। और नॉर्मली आपको भी पता है कि क्लास 1 MHC सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर में पाए जा रहे थे, हाँ या ना? Yes, sir. तो कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल्स जिसमें म्यूटेशन हो और बीटा 2 डोमेन का एक्सप्रेशन को वो बंद कर देता है, तो अल्टीमेटली वो MHC क्लास 1 को भी एक्सप्रेशन को बंद कर देता है, और यही एक सिग्नल के तौर पे प्रोड्यूस करता है कि ये जो कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल्स थे वो अब कैंसरस सेल हो चुके हैं, और स्पेसिफिकली दाउदी कैंसरस सेल में डेवलप कर चुके हैं। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग क्लास 2 में। अब क्लास 1 और क्लास 2 को कंपैरिजन करेंगे साथ में, और आपसे सवाल भी पूछा जाएगा, बहुत तेजी में जवाब दीजिएगा। फिर ये दो डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स थे। क्लास 1 में कौन कौन से पेप्टाइड थे? अल्फा एंड बीटा, जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 था, और बीटा माइक्रोग्लोबुलिन थे, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन यस सर। और अल्फा डोमेन का कहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना था? MHC क्लास 1 में अल्फा डोमेन का कितना मॉलिक्यूलर वेट था? 45 kd। ठीक है, और वहीं पे जो बीटा डोमेन था वो लगभग 12 kd के आसपास में था। यस सर। के आसपास में। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम। दैट इज अल्फा डोमेन जो होते हैं वो 33 किलो डाल्टन के आसपास में है, और बीटा डोमेन जो है वो 28 किलो डाल्टन के आसपास में होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अगेन दे आर एसोसिएटेड विद द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। जो अल्फा और बीटा डोमेन है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के तौर पे ही अवेलेबल होते हैं। फिर इनमें भी वो चीजें पाई जाती हैं जिसमें एक्सटर्नल डोमेन है, यानी कि MHC क्लास 1 जो है वो उसका कुछ पार्ट जो है वो सेल के बाहर में एक्सटर्नल डोमेन के तौर पे पाया जाता है, कुछ पार्ट जो होते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट के तौर पे पाया जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक एंकर सेगमेंट के तौर पे पाया जाता है। जिसमें स्पेसिफिकली क्लास 1 और क्लास 2 में एक चीज मैंने मिस किया है कि जो C टर्मिनल है, कार्बोक्सिल टर्मिनल है पॉलीपेप्टाइड का, वो साइटोसोल के अंदर में पाया जाता है, जबकि N टर्मिनल जो होता है वो एक्सटर्नल डोमेन के तौर पे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन या एक्सटर्नल डोमेन के तौर पे पाए जा रहे होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल भी ग्लाइकोप्रोटीन है, इनको क्लास 2 ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाएगा। क्लास 1 MHC को क्लास 1 ग्लाइकोप्रोटीन बोला गया था, क्लास 2 MHC को क्लास 2 ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाएगा। आसान है? यस सर। सारे बच्चे Yes. Yes, sir. जिसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 डोमेन एक चेन में पाए जाते हैं, और बीटा 1 और बीटा 2 डोमेन अनदर चेन में पाए जाते हैं, जैसे आप क्लियरली देख रहे हैं। जिसका अगर कंपैरिजन क्लास 1 MHC से कीजिएगा तो अल्फा 3, अल्फा 2 और अल्फा 1 एक डोमेन में 3 डोमेन पाए जा रहे थे अल्फा चेन में, और जबकि बीटा माइक्रोग्लोबुलिन के तौर पे अवेलेबल थे। यहाँ पे सॉरी, बीटा माइक्रोग्लोबुलिन का एक्सटेंशन मैंने थोड़ा सा कर दिया है, ये गलत है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देना ही ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 एक डोमेन में है, सॉरी एक चेन में है, और बीटा 1 बीटा 2 जो है वो एक चेन में आपके पाए जा रहे होते हैं। जिसमें बीटा 1 और बीटा 2 डोमेन जो है, बीटा 2 और बीटा 2 अल्फा 2 और बीटा 2 सॉरी अल्फा 2 और बीटा 2 डोमेन जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के तौर पे पाए जा रहे होते हैं। यहाँ पे मेरा एक कंफ्यूजन था कि मेरे ख्याल से ये अल्फा 1 और अल्फा 2 होगा, बीटा 1 बीटा 2 नहीं। अल्फा 1 और अल्फा 2 होगा,
बीटा 1 होगा। एक सेकंड मैं इसको जरा सा ठीक कर लेता हूँ। और अच्छा ये पीडीएफ में है, पीडीएफ में, और ये मैं पिछले नोट्स को भी अभी तक ठीक नहीं कर पाया हूँ। दिस इज नॉट अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 2, दिस इज अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन। ठीक है, तो अल्फा 1 और बीटा 1 डोमेन जो होता है वो एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली होती है उसकी तरह दिखाई देते हैं। अगर मैं इन सारे को हटा दूं और तब मैं आपको बताऊं कि आपका वाई शेप का था ना एंटीबॉडी, जिसमें लाइट हेवी चेन थे और लाइट चेन थे, हाँ या ना? यस सर। बच्चे इसको जरा सा कनेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज अल्फा 1 एंड बीटा 1, ये अल्फा 2 और बीटा 2 नहीं। ठीक है, यस सर। ओके सर। साथ ही साथ में क्या है कि हेवी और लाइट चेन के केस में क्या होता है, जब आप इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखिएगा तो हेवी चेन भी डोमेन कंटेनिंग होते हैं और लाइट चेन भी डोमेन कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, और हेवी चेन नीचे की ओर प्रोसीड कर जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, एफएबी रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बाइंडिंग, और इसका स्ट्रक्चर मैच कर रहा है एक दूसरे से, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अल्फा 1 और बीटा 1 डोमेन एंटीबॉडी सुपर फैमिली, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली से इसका स्ट्रक्चर मैच करता है, और जिसका फंक्शन होता है प्रोसेस्ड एंटीजन को अपने से बाइंड करना। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला कि अल्फा चेन 33 किलो डाल्टन, बीटा चेन 28 किलो डाल्टन, approximately both of the chains for the MSc class 2 they are resembling to each other, but some of the amino acid sequences make them alpha and beta chains. Class 2 MHC are also transmembrane glycoprotein as well. They are also known as class 2 glycoproteins. Some of the extensions of this amino acid, this protein is external domain या extracellular domain, which is projecting outside the cell and working as a receptor for the different types of antigens. Some of the amino acid sequences, as they do contain the hydrophobic amino acids that help in the anchorage of this MHC molecule in transmembrane section, and कुछ part ऐसे होते हैं cytoplasmic anchor के, approximately कुछ 20-30 amino acids के जो हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, and they will help it to interact with the cytosolic signaling pathway. At the same time, alpha 1, alpha 2 domains, they are found in the one chain. Beta 1 and beta 2 domain, they are found on the another chain. If you will closely look for the structure of this alpha 1 and alpha beta 1 chain, they will resemble with the structure of your immunoglobulin structure for the domain FAB region of immunoglobulin, which is responsible for the binding with the antigen. Is it clear or not? Yes, sir. सर लाइफ साइंस में क्लास 2 एमसी जीन्स है ना, उसका Two chains of class 1 MHC molecules. Two chains of class 1 MHC molecules encoded by IA and IE. तो जो भी आपके class 1 MHC molecules, two chains of class 2 MHC molecules होना चाहिए. In fact, ठीक है, ये मैंने फिर से गलत यहाँ पे डाला है, which is like class 2 MHC molecules होंगे. Two chains of ये MHC class 2 molecules के जो दो चेन हैं वो आपके annotate कौन क्यों नहीं, हाँ, encoded, they are encoded by basically IA and IE in the mice, जबकि DP, DQ, DR ये जो जीन्स होते हैं वो आपके ह्यूमंस में जो जीन्स हैं वो DP, DQ, DR होते हैं जो आपके अल्फा एंड बीटा चेन्स को सिंथेसाइज करते हैं. क्लियर रहेगा? वहां पे कौन कौन थे क्लास 1 में? कौन कौन थे? ABC एंड KD/L, याद रहेगा? यस सर. हाँ या ना? याद Yes, है? yes, sir. यस सर। MSc वाले में प्लीज उसको भूलना नहीं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ MHC मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दें. ये आपके जीन्स हो गए जो उसको सिंथेसाइज करते हैं. 6 डिफरेंट, अब देखो शिखा, अब देखोगे 6 डिफरेंट क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स एंड दे आर स्लाइटली डिफरेंट मोर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूलर वेट वाला कंफ्यूजन निकल गया. यस सर. 6 अलग अलग तरह के क्लास 1 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है, और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि आपके उससे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. Yes, sir. बोथ हैव, दोनों क्लास 1 और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बोथ हैव वन पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट
जिनमें एक पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट पाया जाता है। क्लास 1 में क्या होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 काम करते हैं, जबकि क्लास 2 में क्या करते हैं कि अल्फा 1 और बीटा 1 जो है वो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट के तौर पे काम करते हैं। इज इट क्लियर हो ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन एक बात है कि दोनों पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट एक बार में कोई एक ही पेप्टाइड को बाइंड करेगा, एक से ज्यादा पेप्टाइड को बाइंड नहीं करेगा। जस्ट लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन क्या कर रहे थे, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट इज मोर विजिबल। इम्यूनोग्लोबुलिन एक बार में एक ही एंटीजन से बाइंड करते थे ना अपने एफएपी रीजन से, कोई भी Yes, sir. Yes, sir. ठीक उसी तरह से अल्फा 1 अल्फा 2 या अल्फा 1 बीटा 1 एक ही पेप्टाइड को एक बार में बाइंड करेंगे, एक से ज्यादा पेप्टाइड को बाइंड नहीं करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी क्लास 1 के बीच में पॉलीमॉर्फिज्म है, इट इज डिटरमाइंड इन द जर्म लाइन। जर्म लाइन कहने का मतलब है कि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल बनेगा या क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल बनेगा, ये फोएटस डेवलपमेंट के समय जर्म लाइन में ही डिसाइड हो जाता है और इसके जीन्स डेवलप किए जाते हैं। क्लास 1 और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के जीन में अगर किसी भी तरह का म्यूटेशन होगा तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग क्लास 1 और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज नहीं करेंगे। मींस इसके कहने का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी थ्रू द जर्म लाइन होता है। जो भी क्लास 1 और क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल 6 डिफरेंट टाइप्स, स्लाइटली मोर देन क्लास 2, ये जो भी डाइवर्सिटी है वो जर्म लाइन में ही होता है। ये ऑन एक्सप्रेशन विथ क्या हो रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ में क्या है कि जैसा एंटीजन आएगा वैसा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन इसके केस में, MHC के केस में ऐसा नहीं होता है। MHC के केस में जितने भी क्लासेस हैं वो थ्रू जर्म लाइन ही सिंथेसाइज होते हैं, वो एंटीजन के अकॉर्डिंगली अपने आप को सिंथेसाइज नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, समझ में आ जाएगा Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. ठीक है, अगर इसका एक और एग्जांपल बता दे, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीजन जैसा आता है, आपको बताए थे ना कि बी सेल्स वाले में कि क्लोनल सिलेक्शन होता था और एग्जैक्ट बी सेल जो कि एंटीजन से बाइंड कर रहे थे उसी का सिर्फ प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब है कि सिग्नल जो है या पॉलीपेप्टाइड जो बीटा सेल नायो बी सेल के ऊपर में रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू एंटीजन इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंटीजन चेंजेस आते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके एंटीजन का वैरायटी चेंज होगा तो बी सेल रिसेप्टर और एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन भी चेंज होगा। लेकिन MHC जर्मलाइन के टाइम में जितने भी MHC, चाहे वो 6 तरह के क्लास 1 MHC हो या अलग टाइप के क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल हो, वो सारे के सारे जर्मलाइन के ही केस में डेवलप हो जाते हैं। वो अपना फॉर्म अकॉर्डिंग टू एंटीजन चेंज नहीं करते हैं, नॉट थ्रू द रिकॉम्बिनेशन इन द जीन्स may cause the mutation and fail to express। अगर MHC के जीन में किसी भी तरह का रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है तो अल्टीमेटली दिस विल कॉज द म्यूटेशन और आपका फाइनली MHC का एक्सप्रेशन रुक जाएगा, वो MHC एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर और नो? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी चीज, एज द MHC आर मेम्ब्रेन बाउंड, कोई भी MHC फ्री सॉल्युबल प्रोटीन के तौर पे काम नहीं करते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड ही होंगे, चाहे वो न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर में हो क्लास 1 या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के हो क्लास 2। ठीक है, तो न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर में क्लास 1 हो और MHC और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर में क्लास 2 हो, तो रिकॉग्निशन ऑफ द MHC बाय द टी सेल्स रिक्वायर्स सेल सेल कांटेक्ट। इसका मतलब है कि आपके न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं तो चाहे वो फैगोसाइटिक सेल्स हैं तो अगर इसके ऊपर में क्लास 1 और क्लास 2 MHC का है तो उसको टी सेल के साथ में सेल सेल कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये एक्टिवेशन का काम करते हैं। ये सीरम या सॉल्युबल प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, और साथ ही में क्या है कि जो भी एलील्स होते हैं MHC के वो को-डोमिनेंट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, वो प्योरली डोमिनेंट या रिसेसिव तौर पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर अवेलेबल है तो वो को-डोमिनेंस का शो करते हैं, विच इज लाइक, इसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपका प्रिपरेशन वाला क्लास चलेगा तब। मैच्योर टी सेल मस्ट हैव, अब इसके साथ में क्या हो गया कि MHC तो आपका सिंथेसाइज हो गया, उस पे पेप्टाइड भी बाइंड कर गया, तो कोई भी मैच्योर टी सेल जिसको MHC से एक्टिवेट होना होता है, इसके ऊपर में रिसेप्टर होने चाहिए अपने से जुड़े हुए एंटीजन और प्लस MHC मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स का। ना सिर्फ वो सिर्फ MHC से भी बाइंड नहीं कर सकते हैं, टी सेल
सिर्फ MHC से भी बाइंड नहीं करेंगे और सिर्फ एंटीजन से भी बाइंड नहीं करेंगे, उनके ऊपर में रिसेप्टर होना चाहिए जो एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स को ही सिर्फ अटैच करने में हेल्प करता है, जिसमें आप अल्फा 2 और अल्फा 3 डोमेन का रोल आप पढ़े होंगे। CD4 और CD8 सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CD8 वाला तो आपको बताया गया था, CD4 को मैंने क्लास 1 वाले में डिस्कस नहीं किया हुआ है। इज इट क्लियर और नो? यस सर। यानी कि MHC डायरेक्टली T सेल से अटैच नहीं करेगा जब तक कि वो एंटीजन के साथ अटैच नहीं होकर के रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर और नो? यस सर। फिर से वही है कि एंटीजन, फिर से वही चीजें हैं कि MHC के साथ में एंटीजन बाइंड करते हैं तो उसके पॉलीपेप्टाइड में एक कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। जैसे क्लास 1 MHC में अल्फा 3 डोमेन में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, तभी जाकर के वो CD8 सेल से बाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसमें से एंटीजन को हटा दीजिएगा तो अल्फा चेन का कन्फॉर्मेशनल चेंज कैंसिल हो जाता है और वो इट फेल्स टू बाइंड विद द CD8 सेल्स। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है। यस सर। फिर उसमें आ जाते हैं कि IFN गामा साइटोकाइंस होते हैं जो कि आपके एलिवेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ MHC के। तो कुछ साइटोकाइंस भी हैं जो आपके MHC मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करने का काम कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट MHC एंड होपफुली समझ में आया होगा। नोट्स आपको दिया गया हुआ है और तुरंत